वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कि F3 बिजनेस लॉ, चैप्टर नंबर 8 एजेंसी की सेकंड वीडियो है टाइप्स ऑफ एजेंट्स पे फ्रॉम आईकैप स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो एजेंट की टाइप्स अगर हम पढ़ें तो हम जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कमर्शियल एजेंट और मर्केंटाइल एजेंट। अब कमर्शियल एजेंट और मर्केंटाइल एजेंट जो है जो ट्रेड करता हो आपके बिहाफ पे उसे कमर्शियल एजेंट कहते हैं। और मर्केंटाइल का वर्ड जो है वो मर्चेंडाइज से निकला है, यानी जो गुड्स में ट्रेड करता हो आपके बिहाफ पे उसको मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं। सो एन एजेंट हु रेगुलरली बायज और सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल। तो इसमें ये टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, रेगुलरली एंड गुड्स, कि बाइंग एंड सेलिंग। For example, a company in Karachi might have an agent in Lahore who arranges the sale of the company's goods with buyers in Lahore. तो वो रूटीन में लाहौर के अंदर बायर्स को जो है उनके साथ डील्स करता होगा, अरेंजमेंट्स करता होगा। तो ऐसा एजेंट जो है कमर्शियल एजेंट और मर्केंटाइल एजेंट कहलाएगा। दूसरी टाइप है हमारे पास ब्रोकर। अब ब्रोकर इज इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कहते हैं जो दरमियान में एक मिडल मैन होता है, जो आपके की ट्रांजेक्शन एक बायर अरेंज कर देता है आपको। Who arranges trades और transactions on behalf of clients। clients यहाँ पर क्या होंगे? प्रिंसिपल। एग्जाम्पल इज अ स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर जो है उसकी वो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास एक पूरा सिस्टम होता है, एक लाइसेंस होता है चीज़ों में डील करने का। तो वो परचेज और सेल जो है स्टॉक मार्केट में अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे करता है। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग ब्रोकर का काम कर रहे हैं वो भी एजेंट होते हैं, और वो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो उनके प्रिंसिपल होते हैं। थर्ड है ऑक्शनियर। तो ऑक्शन से लफ्ज निकला, यानी आपकी कोई चीज़ आप सेल करवाना चाहते हैं तो उसे आप ऑक्शन में दे दें और ये वहाँ पर उसको की बिडिंग करवा देंगे और फिर उसमें से अपना कमीशन ले लेंगे। एन ऑक्शनियर is an agent who is authorized to sell property, or property does not mean only immovable property, it can be goods as well. So who is authorized to sell property of a principal at auction, यानी नीलामी के थ्रू वो उसको सेल करवा देगा। उसके बाद उसके आप रिजर्व प्राइस भी रख सकते हैं, जी कम से कम इतने की सेल करनी है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसका कमीशन होता है, या उसे ऑक्शन फी की समटाइम कह दिया जाता है। डेल क्रेडरे एजेंट। A del creditor agent is one who is in consideration of an extra commission guarantees his principal that the person with whom he enters into contract on behalf of principal shall perform their obligation. He occupies the position of both a guarantor and an agent. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक मर्केंटाइल एजेंट है और साथ ही वो कहता है कि जी वैसे उसका कमीशन आपने 3% रखा हुआ है, लेकिन वो ये कहता है कि जी 5% अगर आप मेरा कमीशन कर दें, यानी 2% एक्स्ट्रा कमीशन कर दें, तो वो गारंटी देता है कि कोई बैड डेट नहीं होंगे, और अगर बैड डेट होंगे तो वो उनकी जगह पर वो पे करेगा। तो ये एक ऐसा एजेंट होता है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी है, और इसमें उस जो है ना वो एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा होता है, लेकिन उसके बदले आपका रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कर्टेल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर आपको इस बात का नहीं होता कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। आपको एक किस्म की एजेंट की तरफ से श्योरिटी मिल रही होती है कि थर्ड पार्टी की तरफ से परफॉर्मेंस आएगी। अगर ना भी आई तो वो जो एजेंट जिसे आप जानते हैं, जिसके साथ आप एक टाइम से डील कर रहे हैं, उसकी गारंटी दे रहा है, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द थर्ड पार्टी वो परफॉर्म कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट को। कंपनी डायरेक्टर्स एंड मैनेजर। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। अब कंपनी लॉ का जब सेक्शन आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स को और उनकी पावर्स को, उनकी ड्यूटीज़ को, उनकी फंक्शनैलिटीज़ को आपको समझने का काफ़ी मौका मिलेगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर दैट कंपनी डायरेक्टर एक्ट एज एजेंट फॉर देयर कंपनी। Therefore, the rules of agency law apply to the actions carried out by directors on behalf of company. Employees, particularly senior managers, might also act as agent of their employer. तो इसी तरीके से जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं अक्सर उनको भी ऑथराइज किया हुआ होता है ऑनर्स ने, कंपनी के अलावा बिजनेसेस में भी और कंपनीज में भी, कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस और एंटिटी और कंपनी। तो डायरेक्टर्स
एंड मैनेजर माइट बी एजेंट, और डायरेक्टर्स तो डेफिनेटली एजेंट होते हैं कंपनी के, मैनेजर्स जो हैं वो कंपनी के या दूसरे बिजनेसेस के एजेंट हो भी सकते हैं, समटाइम्स नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन के उनके साथ अरेंजमेंट क्या है ऑनर्स का। पार्टनर्स इन अ बिजनेस पार्टनरशिप, it is also important to be aware that business partners act as agents for their partnership business. The rule of agency law therefore apply to the powers conferred on a partner to bind the partnership to contractual agreements and obligation. तो अगर एक पार्टनर कोई डील कर देता है पार्टनरशिप बिजनेस के बिहाफ पे, तो जो पार्टनरशिप का पूरा बिजनेस होता है वो उसके लिए लाइबल होता है, उसकी उसमें लाइबिलिटी हो जाती है, और तमाम पार्टनर्स जो हैं वो उसमें लाइबल होते हैं। इट मीन्स के एक हर पार्टनर जो है अपने पार्टनरशिप बिजनेस का एजेंट होता है, और अपने पार्टनरशिप बिजनेस के बिहाफ पर डील करके थर्ड पार्टी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, जिसमें जारी बात है वो भी एक हिस्सा होगा एज अ पार्टनर, और बाकी पार्टनर्स भी उस बिजनेस के अंदर उनका भी रेलिवेंट शेयर होगा। सब एजेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक प्रिंसिपल एक एजेंट अपॉइंट करता है और एजेंट आगे एक और पर्सन काम करने के लिए अपॉइंट कर देता है एज एजेंट, तो अ सब एजेंट इज द पर्सन इंप्लाइड बाय द ओरिजिनल एजेंट टू एक्ट अंडर हिज कंट्रोल इन द बेस ऑफ इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। सो एजेंट को इंप्लाई किया होता है प्रिंसिपल ने, और सब एजेंट को इंप्लाई किया होता है एजेंट ने। द जनरल रूल इज दैट एन एजेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू अनदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल। तो अब बेसिक रूल तो ये आ गया कि भाई नहीं, सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल ने जब एक पर्टिकुलर एजेंट को अपॉइंट किया होता है तो वो उस एजेंट की स्किल, इंटेग्रिटी और कंपिटेंस यानी उसकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर रिलाय कर रहा होता है। आप अगर एक खास ब्रोकर के पास जाते हैं तो आप उसकी जो स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर्स में भी 50 प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, उनमें से आप अगर एक को पिक करते हैं तो आप उसकी इंटेग्रिटी, स्किल, कंपिटेंस पे दूसरों की निस्बत ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं, बेहतर समझ रहे होते हैं, तभी आप डायरेक्टली उसके पास जाते हैं। सो बेसिक रूल तो ये हो गया कि नहीं करना चाहिए सब एजेंट अपॉइंट, लेकिन अब किन सिचुएशंस में अपॉइंट किया जा सकता है सब एजेंट, क्योंकि बेसिक रूल की, जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एन एजेंट मे अपॉइंट अ सब एजेंट and delegate the work to him if principal has expressly permitted delegation of such power। अगर प्रिंसिपल ये कह देता है कि जी ये मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड दैट अ सब एजेंट में बी इंप्लॉयड। अब अगर आप एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, लेट्स से एक प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, एक बहुत बड़ी कंपनी को जो प्रॉपर्टी के अंदर डील करती है, तो वो आगे उनके एम्प्लॉयज़ भी होंगे, तो वो किसी को एलोकेट करेंगे कि वो आपके बिहाफ पे काम करे। इसी तरह अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो फिर आप वो अपनी फर्म के अंदर किसी न किसी पर्सन को एलोकेट कर रहे होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट्स को डील करने के लिए। तो समटाइम्स ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड होता है कि सब एजेंट इंप्लॉय होते हैं, तो तब भी किया जा सकता है। The nature of work is that a sub-agent is necessary. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैनेजर ऑफ शॉप अपॉइंट करते हैं और बड़ी शॉप है, तो वहाँ पर उन्हें सेल्स पर्सन की ज़रूरत होगी जो उनको सपोर्ट करें काम में। एक अकेला मैनेजर तो सारी सेल नहीं कर सकेगा उस शॉप पे, तो वो जो आगे लोग एज अ सेल्स पर्सन अपॉइंट करेंगे, तो सेल्स असिस्टेंट के तौर पे, सेल्स पर्सन के तौर पे, तो वो नेचर ऑफ वर्क है कि इसमें होना चाहिए। एक्ट्स टू बी डन आर प्योरली इमटेरियल। अब एक शख्स जो है उसमें से कुछ काम, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज करके फाइल में लगवाने का काम किसी और शख्स से करवा लेता है, तो उसका देखें कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर, निगोशिएशंस के ऊपर, डील के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये इमटेरियल नेचर के वर्क हैं। इस तरह से अगर किसी को आगे काम की में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए अप्लाई कर लिया जाता है तो दैट्स फाइन। अनफोर्सीन एमरजेंसीज अराइज रेंडरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द सब एजेंट नेसेसरी। अब इसके लिए हम थोड़ा सा आगे जाकर जो है अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एजेंसी बाय नेसेसिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो किन सिचुएशन में ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है
कि एक पर्सन एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है, उन्हीं पोजीशन में सब एजेंट भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी एक शख्स को हमारी गुड्स लाने के लिए अपॉइंट किया गया है और उसके बाद उसकी जो ट्रांसपोर्ट थी वो ख़राब हो जाती है, तो चीज़ों को नुकसान से बचाने के लिए वो एक और ट्रांसपोर्टर को आगे हायर करता है और उसको चीज़ें देता है ताकि वो हम तक टाइमली पहुंचाई जा सकें ख़राब किए बगैर। तो ये एक अनफोर्सीन इमरजेंसी थी, इसके अंदर यही बेहतरीन काम हो सकता था। तो इसके ज़ाहिर बात है कुछ रूल्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो वो उसने अगर इस सिचुएशन में इस इंटेंशन के साथ ये काम किया है कि हमारा नुकसान बचाया जा सके, तो ऐसे में सब एजेंट अपॉइंट करना अलाउड है। अगर एक सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड हो, यानी जो रीजंस हमने पढ़ी हैं कि जिन सिचुएशन में सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है उन्हीं सिचुएशन में सब एजेंट को अपॉइंट किया गया हो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट as if the sub agent was an agent originally appointed by the principal. The agent is responsible to the principal for the acts of sub agent. अब सब एजेंट के एक्ट्स के लिए एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। The sub agent is responsible for his acts to the agent but not to the principal except in case of fraud or willful wrong. तो सब एजेंट जो है वो लाइबल है एजेंट को, लेकिन प्रिंसिपल को लाइबल नहीं है। हाँ, ये रूल तब खत्म हो जाएगा जब ये प्रूव होता है कि सब एजेंट कोई फ्रॉड या विलफुली प्रिंसिपल के साथ कुछ गलत करने के लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट करना चाह रहा था। तो इसको हम कुछ सिनेरियोस के अंदर अभी डिस्कस करेंगे जहां पर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं होता, यानी कि एजेंट को सब एजेंट अपॉइंट नहीं करना चाहिए था लेकिन उसने अपॉइंट कर लिया विदाउट अथॉरिटी एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि एजेंट जो है वो सब एजेंट का प्रिंसिपल कंसीडर होगा। Principal is not represented by such sub-agent and hence he is not liable for the acts of the sub-agent. Agent is responsible for the acts of sub-agent to the principal as well as to third party. तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को भी लायबल है और थर्ड पार्टीज को भी लायबल है। सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एट ऑल, बट ऑब्वियसली इवन फ्रॉड फॉर और विलफुल रॉन्ग के लिए भी नहीं। He is responsible for his acts only to the agent. अब हम अपनी लास्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज को एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट। को एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट वो पर्सन होता है जो कि एजेंट नेम करता है। लाइक हम यहाँ जो हम सिनेरियो देख रहे हैं कि हम एजेंट वन को ये कहते हैं कि यार अगर आप ये काम आपको ना मिले तो कोई और एजेंट भी हमें साथ दे दें, नाम उसका बता दें, तो वो डील करवा दे या आप करवा दें, तो दैट्स फाइन। क्योंकि लेट्स से कि एजेंट वन कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ बट आई वुड ट्राई कि आपकी डील हो जाए, तो आप उसे कहते हैं कि कोई और एजेंट भी है जो आपकी नॉलेज में जो ये काम कर सकता हो, तो आप उसको भी हमारे लिए इंगेज कर लें। तो वो कहता है ठीक है जी, मैं आपको एजेंट से मिलवा देता हूँ और शख्स से, या ये कि मैं उसको इंगेज कर लेता हूँ ताकि हम में से कोई किसी को भी टाइम मिलेगा तो हम आपका काम करवा देंगे। अ को एजेंट और सब्सटीट्यूट एजेंट इज अ पर्सन हु इज नेम्ड बाय द एजेंट, यानी जिसे एग्जिस्टिंग एक एजेंट रेकमेंड करता है ऑन एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी फॉर फ्रॉम द प्रिंसिपल टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल, के प्रिंसिपल के लिए एक्ट करना है और एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी होनी चाहिए प्रिंसिपल की। ही इज नॉट अ सब एजेंट बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। यहां पर आप रिलेशन देख रहे हैं कि को एजेंट टू जो है वो को एजेंट वन का एजेंट नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टली प्रिंसिपल का एजेंट है, जिस तरह को एजेंट वन है।
ही इज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल दो इज नेम्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल बाय द एजेंट। अब उसे रेकमेंड एजेंट 1 ने किया होता है, लेकिन वो एजेंट प्रिंसिपल का ही है। In selecting a co-agent for his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case। यानी को एजेंट 1 को चाहिए कि वो एजेंट 2 जब कोई रेकमेंड कर रहा हो तो उतनी ही एहतियात से, उतनी ही उससे करे जिस तरह कोई भी एहतियात करने वाला शख्स करेगा। और अगर उसने ये काम किया तो बाद में कोई को एजेंट की तरफ से नेग्लिजेंस हो जाती है तो वो लायबल नहीं होगा। लेकिन याद रखें कि अगर आप जानते हैं कि एक शख्स की मार्केट में अच्छी रिप्यूट नहीं है, वो अक्सर जो है नेग्लिजेंस से काम करता है, प्रॉपर काम नहीं करता, और आप उसे अपने प्रिंसिपल की तरफ रेकमेंड कर देते हैं कि जी इससे भी काम, मैं उसे इंगेज कर लेता हूँ इस काम के लिए अपने साथ, ताकि वो भी आपको हेल्प कर दे, और बाद में कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, फिर आपने देखें गलत काम किया है, आपने प्रॉपर रिकमेंडेशन, प्रॉपर रेफरेंस नहीं दिया, एंड यू वुड बी लायबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ को एजेंट, कि जो उसकी गलती होगी उसके लिए आप भी लायबल होंगे, क्योंकि आपने जो रीजनेबल केयर जो आपको लेनी चाहिए थी, नोन थी आपको प्रॉब्लम, वो उसके बावजूद आपने उसको रेकमेंड किया। अब हम कुछ सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स, ब्रोकर्स जनरली अपॉइंट क्लर्क्स टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। अब ये कस्टम ऑफ ट्रेड है कि इस तरह तो इस तरह के बिजनेस में होता है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज अलाउड इन सच सिचुएशन। इसी तरह पाशा अपॉइंटेड आजम मैनेजर ऑफ हिज डिपार्टमेंटल स्टोर। द नेचर ऑफ वर्क इज सच दैट अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नेसेसरी, यानी सेल्स असिस्टेंट या सेल्स पर्सन। आजम में अपॉइंट कैशियर एंड सेल्स असिस्टेंट्स अकॉर्डिंगली। तो यहां भी सिनेरियो है, नेचर ऑफ वर्क ऐसी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट अलाउड है। पारस अपॉइंटेड आतिफ एज हिज मर्केंटाइल एजेंट, यानी गुड्स की सेल परचेज के लिए। आतिफ अपॉइंटेड अ सब एजेंट अकरम, एंड ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ बिजनेस सच अपॉइंटमेंट वाज नेसेसरी, यानी प्रॉपरली अपॉइंटेड था। तो अकरम एक्टेड नेग्लिजेंटली। अब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड था, लेकिन उसने एक्ट जो किया वो नेग्लिजेंटली किया। पारस इज लाइबल टू थर्ड पार्टीज बाय द एक्ट्स ऑफ अकरम। तो थर्ड पार्टीज को प्रिंसिपल लाइबल है। अकरम इज नॉट लाइबल टू पारस बट टू आतिफ, लेकिन जो अकरम है वो लाइबल है पारस को नहीं, लेकिन आतिफ को लाइबल है। ये भी एक सिनेरियो देखते हैं, सिमिलर सिनेरियो है लेकिन थोड़ा सा एक चेंज है। पारस अपॉइंटेड आतिफ एज इज मर्केंटाइल एजेंट, आतिफ अपॉइंटेड सब एजेंट अकरम इम्प्रॉपरली। तो अब सब एजेंट जो है वो प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है। अकरम एक्टेड नेग्लिजेंटली, सही काम नहीं किया। पारस इज नॉट लायबल टू थर्ड पार्टीज बाय द एक्ट ऑफ अकरम, आतिफ इज लायबल टू पारस as well as third parties for negligent acts of Akram. Akram is only liable to Atif, और अकरम जो है वो पारस को लाइबल नहीं है व्हाटसोएवर। Pervez instruct Arif, a merchant, to buy a ship for him. Arif implies a ship surveyor of good reputation to choose a ship for Pervez. The surveyor makes the choice negligently. अब ये देखें कि जो सिलेक्शन के लिए आरिफ ने हेल्प करनी थी वो ठीक की, लेकिन सर्वेयर जो था उसने नेग्लिजेंटली वर्क किया। The ship turns out to be unseaworthy and is lost. Surveyor is liable to Pervez. Arif
is not liable to purvey for the acts of surveyor. अब वाई आरिफ इज नॉट लायबल, ये सारा आंसर है गुड रेपुटेशन, क्योंकि आरिफ ने जो नेम किया था एक को एजेंट, वो प्रॉपरली नेम किया था और नेग्लिजेंटली नहीं किया था। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला शख्स भी गुड रेपुटेशन के सर्वेयर को रेकमेंड करेगा, उसने भी ऐसा ही काम किया। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि सब एजेंट और को एजेंट में क्या फ़र्क है। सब एजेंट जो है वो कंट्रोल ऑफ एजेंट में काम करता है, जबकि को एजेंट जो है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के लिए काम करता है। सब एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल और को एजेंट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। सब एजेंट जो है, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, लेकिन को एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता दूसरे को एजेंट के लिए, अगर उसने प्रॉपर जो है ना प्रूडेंस के साथ सिलेक्शन के अंदर हेल्प किया था। सब एजेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, जब एजेंट को टर्मिनेट करेंगे तो सब एजेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा। को एजेंट के लिए ये है कि अगर आप एक को एजेंट को टर्मिनेट करते हैं तो स्टिल दूसरा जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। सब एजेंट का रेम्युनरेशन एजेंट पे करता है, लेकिन को एजेंट का रेम्युनरेशन प्रिंसिपल पे करता है। अब डिफरेंस देखेंगे बिटवीन सब एजेंट एंड को एजेंट, तो सिनेरियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सिचुएशन में सब एजेंट है और किस सिचुएशन में को एजेंट है। पारस डायरेक्ट्स अदील हिज सॉलिसिटर, जो उसके ये क्या लीगल एडवाइजर का काम कर रहा है, टू सेल हिज स्टेट बाय ऑक्शन एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनियर फॉर द पर्पस। अदील नेम्स असलम एन ऑक्शनियर टू कंडक्ट द सेल। असलम इज नॉट सब एजेंट बट इज द एजेंट ऑफ पारस फॉर द कंडक्ट ऑफ सेल। क्योंकि देखें जो काम था, सॉलिसिटर ने जो है ना एक अल्टरनेट पर्सन के ऑक्शनियर उसको सिलेक्ट करके दिया ताकि वो स्टेट सेल कर सके, और यहाँ पर जो ऑक्शनियर है वो भी डायरेक्ट एजेंट है पारस का प्रिंसिपल का, तो ये को एजेंट वाला सिनेरियो होगा, ये सब एजेंट वाला सिनेरियो नहीं है। सेकंड देखते हैं, परवीन ऑथराइजेज आसिफ अ मर्चेंट इन मुल्तान टू रिकवर द मनीज ड्यू टू परवीन फ्रॉम तलहा, तो तलहा से पैसे लेने हैं वो रिकवर कर दें। आसिफ इंस्ट्रक्ट अरसलान अ सॉलिसिटर टू टेक लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट तलहा फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, वो आगे रिकवरी के लिए जो है ना एक सॉलिसिटर हायर करता है। तो अरसलान जो है वो सब एजेंट नहीं है, वो फुल फ्लेज्ड एजेंट है परवीन का। जिस तरह ऊपर जो है था, तो यहां पर भी सॉलिसिटर जो है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है परवीन को, और वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जस्ट आसिफ को। तो यहां पर भी जो सिनेरियो है वो को एजेंट वाला है। दोनों सिनेरियोज में से कोई भी सब एजेंट वाला नहीं था, क्योंकि सब एजेंट में ऐसा सिनेरियो होता है कि एजेंट ने आगे जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर किसी को एजेंट रखा होता, तो तब वो सब एजेंट वाला सिनेरियो होता। तो ये दोनों सिनेरियो जो हैं वो को एजेंट वाले हैं, दोनों में सब एजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।